हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आज फिर आपका मेरे चैनल में। आज फिर मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारी नादिया नकवी की लिखी दिलचस्प मुकम्मल नावल की पहली किस्त सरसों के फूल लेकर आई हूँ। तो चलिए सुनते हैं। अरे आमना, क्या वाकई में इनमें सब ठीक हो जाता है? आमना के हाथ में धुले कपड़ों की बाल्टी थी। उसने थकन से बोझल सांस भरते हुए बाल्टी जमीन पर रखी और उसका चेहरा देखा, जहां उलझन भरी लकीरें और खुशामदी की झलक दिखला रही थी। बगल में महकता आंचल था और सीने से लगे डाइजेस्ट में उंगली फंसाए वो जवाब के इंतजार में थी। आमना खामोशी से कपड़े झटकने लगी। वो बहुत ज्यादा थकी हुई थी। पहले सारा दिन शहर जाने की परेशानी, फिर बाजार, फिर कॉलेज में फॉर्म जमा करवाने की परेशानी। गर्मी ने जैसे सारे जिस्म से नमक निकाल दिया था। वह आने के बाद ही गुसल खाने में घुस गई। पहना हुआ जोड़ा और तरबतर बुर्खा साथ ही धो डाला और अब सिर्फ सोने की ख्वाहिश थी। बोलो ना आमना, क्या वाकई एंड में सब ठीक हो जाता है? उसके लहजे में बेसब्री थी। आमना ने पूरी ताकत से कपड़ा निचोड़ कर झटका। एंड में जो सही होता है वो हो जाता है। उसने अगला कपड़ा जोर से झटक कर रस्सी पर फैलाया। यह कैसा जवाब है? हमें कैसे खबर कि जो हुआ वो सही है? उसने बुरा सा मुंह बनाया। इसके लिए थोड़े सब्र, थोड़ी बेफिक्री का सिरप पीना पड़ता है। अच्छी बुरी हर बात मान लेनी पड़ती है। उसने पैरों पर लगने वाली मिट्टी पर पानी बहाया और अंदर चली गई। वो पीछे पीछे। शहरों की निस्बत इन छोटे गांव में लोड शेडिंग का झमेला यूं भी बहुत ज्यादा था, और अब भी जब लाइट थी तो वोल्टेज बहुत कम। आमना ने चारपाई घसीट कर बिल्कुल पंखे के नीचे की और धम से लेट गई। उसने भी ऐसा ही किया। बहुत थक गई हो? उसने भी ऐसा ही किया। बहुत थक गई हो? हाँ, बहुत। वो अपने गीले बालों में उंगलियां चला रही थी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर बगल में दबा मैगजीन मांगा। उसकी हालत कितनी खराब हो रही है। अखबार चढ़ा लेती। इसकी हालत कितनी खराब हो रही है। अखबार चढ़ा लेती। मुझे किस्त पढ़ने की जल्दी थी। शाम को चढ़ाऊंगी और तुम भी तो जरा अच्छी हालत का लाती। अच्छी हालत का कहां से लाती? इतनी मुश्किल से मिला। 4 दुकानें छांटी, फिर ये गला सड़ा मिला। आमना ने गुस्से से अपनी भागदौड़ बताई। सारी दुनिया पढ़ लेती है, फिर हमें मिलता है पढ़ने को। इसीलिए हम लोग दुनिया से पीछे रह जाते हैं। उसके चेहरे में मलाल घुल गया। तो क्या हुआ? कहानियां ही तो पढ़नी होती हैं, और कहानी कभी पुरानी नहीं होती, समझी? किश्तवार की बेचैनी तो होती है ना, कुछ समझी? उसने मुंह बनाते हुए शक्ल उतारी। आमना ने अनसुनी कर दी। उसे अपनी पसंद की कहानी मिल गई थी। दरअसल आमना, हम सब अंजाम जानना चाहते हैं। दुनिया का कोई खौफ इससे बड़ा नहीं कि आगे क्या होगा। हम आने वाले वक्त से इतना डरते क्यों हैं? जिंदगी आगे कैसे रंग दिखाएगी? क्या वो पा सकेंगे जो हमें चाहिए, और क्या वो खो जाएंगे जिसके बगैर हम रह नहीं सकते? ऐसी बातें वो लोग करते हैं जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखते, जबकि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। नरमी से समझाते हुए
आमना के लहजे में आखिर में सख्ती आ गई। पता नहीं कैसी बेचैनी है मेरे अंदर। तुम्हें पता है, मैं हमेशा एक हंसती मुस्कुराती तहरीर पढ़ना शुरू करती हूँ। सब अच्छा अच्छा, और जैसे ही किरदार मुश्किल में पड़ते हैं मेरे पेट में गिरहें पड़ने लगती हैं। हल्क सूख जाता है और फिर मैं जल्दी जल्दी सफ़े यानी पन्ने पलटकर एंड पढ़ लेती हूँ। अगर सब ठीक हो जाए तो फिर उल्टी कहानी पढ़ती हूँ। तसल्ली हो जाने पर दोबारा से। वह अजीब बेबसी से बोली। आमना चारपाई पर उठ बैठी। तुम अपने अंदर इतनी बर्दाश्त, सब्र और तहम्मुल पैदा करो, किरदार के साथ सफ़र करो, उनके दुख सुख महसूस करो, तुम्हें बर्दाश्त और सब्र पैदा होगा, मेरा दावा है। आमना यकीन से बोली और वो बेयकीनी से उसका चेहरा देखने लगी। अब पता नहीं आमना के बताए हुए इतने सादा इलाज को उसका करने का इरादा था या नहीं। आमना करवट बदलकर लेट गई। वो भी चित लेटकर पंखे को घूरती रही। न जाने कब आंख लगी। मुन्नू, मुन्नू, कभी मेरी एक आवाज भी सुन लिया करो। दादी जी गुस्से से भरी लाठी देखती उन दोनों के सर पर पहुंची। आमना ने जबान दांतों तले दबाई। उसे वहम सा हुआ था कि दादी की आवाज है, मगर वो जोर जोर से हांडी भूनने में लगी रही। ये चमचे के शोर में पता नहीं लगा। दादी जी, आप बताएं क्या बात है? बात तो मैं भूल गई। तू तो हांडी नहीं भून रही थी ना, यहाँ बेकार बैठी चारपाई तोड़ रही थी ना, जी मेरी आवाज ना आई थी दादी जी, मगर मैंने सोचा आप आमना को बुला रही हैं। उसने डिठाई से कहा। ना मन्नू, तुझे ही बुलाऊंगी। ये तो हांडी भून रही थी। दो ही तो लड़कियां हैं घर में, मन्नू बड़ी और छोटी मन्नू। तो मेरा नाम लिया करे ना, या यमुना। मगर बस आपके मुंह पर 19 साल से चढ़ा ही नहीं। 2 लड़कियां और एक निकनेम, वो भी मन्नू। बड़ी तो मैं छोटी। मगर आप यमुना नहीं कह सकती तो मानी कह दें, यमी कह दें, मगर मुझे मन्नू ना कहा करें प्लीज दादी जी। उसने तेजी से कहते हुए आखिर में हाथ जोड़े और लहजा बिल्कुल धीमा कर दिया। आमना ने भुने गोश्त की हांडी नीचे उतारी, बड़ी वाली जलती लकड़ी निकालकर पानी का छींटा दिया, राख और सफेद कोयले पर दूध की पतीली रख दी। दादी की दवाई का वक्त होने को था। दूध थोड़ी देर बाद हल्का गर्म हो जाता। यम्मी तो आइसक्रीम होती है, मैंने खाई है, मीठी और ठंडी। वाह, मगर आपा तुम तो उलट हो, कड़वी और गर्म जलता कोयला। उसके छोटी बहन ने जलती पर तेल छिड़का। कड़वी और गर्म? ठहर शहबाज। उसने आसपास निगाह की। पास सब्जी की टोकरी रखी थी, टमाटर, प्याज और लहसुन और बड़ी बड़ी हरी मिर्चें। उसने अगले पल 12 साल के भाई को काबू में किया और उसकी बचाव की सारी कोशिशों को नाकाम करते हुए उसके होंठों और दांतों पर मिर्ची रगड़ दी। आमना के बीच बचा और दादी की लाठी को हरकत में आने से पहले उसने अपना काम कर दिया। हाय हाय मैं मर गया, हाय मैं मर गया, हाय मेरी अम्मा, हाय मुन्नू बाजी मैं गया। वो तड़प रहा था, कुछ सच कुछ झूठ। अरे तेरा सत्यानाश हो, भाई की दुश्मन। हाय कैसे मेरा पोता तड़प रहा है। मगर उस पर खाक असर न हुआ। आमना आगे बढ़ी, पतीली का कच्चा दूध शहबाज के होठों से लगाया। वो भी बरसों के प्यासे की तरह गड़गड़ चढ़ा गया।
आस्तीन से मुंह साफ किया। अब वो आमना की दी हुई शक्कर मुंह में भर रहा था। भाई घर की इज्जत मान और तू उसकी दुश्मन, हाय लड़की। दादी जी बहुत हैरत से उसकी लापरवाही को देख रही थी। अरे तुझे एक बार भी भाई का ख्याल नहीं आया? कैसे मिर्च मल दी? दादी को गुस्से से ज्यादा हैरत थी। हाँ मल दी, और आइंदा उसके मुंह में भर दूंगी। जो मुझे तंग किया तो मैं नहीं हूं किसी की बहन। वो तनतनाते हुए अंदर बढ़ गई। शहबाज ने और शक्कर मुट्ठी में भरी और बाहर को लपका। दादी ने पल्लू से बांधा 5 का सिक्का भी दिया था। आमना ने दादी को पानी का गिलास दिया। आप कहने क्या आई थी दादी जी? उसने उनकी तबीयत के पेश नज़र ध्यान बटाना चाहा। अरे बेटी, कहना क्या, सब भूल भाल गई इस लड़की के झगड़े में। लेकिन तू तो बता कि इतने गुस्से में क्यों है? दादी ने आमना को राजदाना अंदाज से पूछा। दादी ने आमना को राजदाना अंदाज में घूरा। वो दादी जी, आमना हकला गई। वो अब्बा जी के साथ वहां जाना चाहती है। वहां कहाँ? दादी ने नासमझी से पूछा। वो अजमेर शरीफ, उसने रुख फेरते हुए इटक कर बताया। हाँ तो मैं भी तो यही कहने आई थी, सब भुला दिया। बुला जरा उसे। ऐ मन्नू, एक बात सुन बेटी। फिर उसकी बात याद आई। अम्मी बेटा, मेरी रानी, चली जाना अपने ताई के संग। इधर आ मेरे पास। आमना भी मूंढा घसीट कर बैठ गई। यमुना का मुंह सूजा हुआ था। तू चली जा अपने ताई के साथ। पहले जमाने में तो ऐसी बात नहीं पसंद करते थे, मगर अब ये नया जमाना। जा, तू भी चली जा। अब तुझे कुछ गुस्सा करके समझाऊं तो तेरी माँ अल्लाह बख्शे बहुत याद आती है कि सोचे मेरे पीछे मेरी बच्ची का ख्याल नहीं किया। देख बेटा, मैं तो एक दफा देख आई, अपनी तसल्ली कर ली। मुझे तो सब अच्छे लगे, अपने ही जैसे लोग हैं, सफेद पोश, इज्जतदार। लड़का भी अच्छा है, ऊंचा लंबा, चौड़ी काठी, घर बार सब अच्छा। जा, तू भी देख ले, अगले शहर में रहते हैं। हाँ, ये ना पता लगे तू खास उन्हें देखने आई है। कह देना फुप्पो से मिलने आई थी और अदब लिहाज से रहना। चुन्नी सर पर रखना, लड़का भी देख लेना, मगर बस सलाम दुआ। भले से तेरा बहनोई बनने जा रहा है, पर बेटे जिसका कसम उसका रिश्तेदार। सलाम दुआ करना, नज़र से नज़र मिलाकर बात न करना, और न ही हंसी मजाक। इतनी हिदायतें मैं जाती ही नहीं। इतनी हिदायतें मैं जाती ही नहीं। नहीं तो फिर कभी नहीं। दादी ने ज्यादा दूर से लाठी मारी। आमना बेबसी से दोनों को देखने लगी। आमना बहुत खुशकिस्मत हो, उसने अजमेर से आने के बाद कोई 10वीं बार आमना को बताया। आमना बहुत खुशकिस्मत हो, उसने अजमेर से आने के बाद कोई 10वीं बार आमना को बताया। आमना मुस्कुराती रही। अब तुम्हारी जान छूट जाएगी इस कच्चे चूल्हे से, चौकी और बेलन से। वहां वो स्टील के बड़े बड़े चूल्हे लगे हैं, संगे मरमर का स्लैब साफ सुथरा। फिर हम होंगे और ये कालक। तुम्हें भी ये सब मिल जाएगा। आमना हमेशा से खुश उम्मीद थी। क्या खबर, उसने राख में छुपा दहकता कोयला
तिनके की मदद से ढूंढ निकाला था। अब फूंके मार मार कर उसके गहरे हल्के होते रंग को देख रही थी। रंग बदलती रोशनी उसके चेहरे पर दहक रही थी। फिर यही वही बेयकीनी की बातें। अल्लाह नाराज होता है, आमना ने डांटा। अब नसीहत मत शुरू करना, तुम भी घुन्नी हो। आखिर कब ये पूछोगी कि वो कैसे थे? मुझे पूछने की क्या जरूरत है? तुमने बता जो देना है खुद से। लो, मैं अब बिल्कुल नहीं बताती, यमुना ने भी अहद किया। फिर थोड़ी देर बाद सब भूल भाल कर शुरू हो गई। मुझसे अच्छी तरह मिले, फिर कहने लगे, हमने तो सुना था लड़की इकलौती है, साली के बगैर ही जिंदगी गुजरेगी। मगर माजिदा ताई पास बैठी थी। अब उन्हें उर्दू कहाँ बोलनी आती है। बड़ी मुश्किल से मुंह बिगाड़ कर दांत जमा जमा कर बोली, अरे बेटा, ये साली वाली का नाम ना लेना, ये तो खैर से चाचे की बेटी है। तेरी अपनी 4 बहनें हैं और उन्होंने भी सालियां बनना है। गलत रिवाज डालने की जरूरत नहीं है। मैं ना सुनूं, वो क्या कहते हैं, साली आधी घर वाली। मगर साली जीजा के आधे घर को संभालेगी तो उनके घर को संभालने उसकी माँ जाएगी। खबरदार। इतने बड़े ऊंचे लंबे अजीम भाई ऐसे चुप हुए कि फिर खुदा हाफिज भी अम्मा के बगल में मुंह देकर कहा। इस पर वो बोली, अब किधर मुंह छुपा कर खड़ा है? बहन पहली बार घर आई है, सर पर हाथ रख कर रुखसत दे। उन्होंने ऐसा हाथ रखा जैसे मेरे सर पर गन चलता हो। फिर माजिदा ताई ने मुझे 100 रुपए दिया और पता है मैंने क्या किया? मुझे क्या पता तुमने क्या किया, तुमको पता हो ही नहीं सकता। कंजूस बीबी आमना उर्फ बड़ी मन्नू, उसने बैग खोला जिसमें नए ताज़ा इसी महीने के शुमारे यानी अंक थे। अरे वाह, आमना की भी चीख निकल गई। लाओ एक मेरा। पहले तुम चाय बनाओगी, फिर मज़े से हम छत पर जाकर पढ़ेंगे। यमुना, मैंने अभी चूल्हा ठंडा किया है, उसने मजबूरी बताई। दोबारा गर्म करो, गैस पर बना लो, उसने आसान हल पेश किया। गैस खत्म हो गई है। यमुना के चेहरे पर नागवारी फैल गई। तो तुमने मंगवाई क्यों नहीं? अभी महीना खत्म होने में 4 दिन है। मैंने सोचा गुजारा कर लूं, अब्बू पर बोझ पड़ेगा। अब ये 4 दिन कैसे गुजरेंगे? उसका मूड खराब हो गया। वो उसी देहाती कल्चर की पैदाइश थी, मगर इस सबसे बेखबर। उसने डाइजेस्ट ढीले हाथ से छोड़ दिए। चाय पीने की बहुत ज़्यादा आदत थी और सिलेंडर का इस्तेमाल वो इसी मकसद के लिए करती थी। जब दिल चाहा उठकर बना ली। अच्छा, मूड खराब न करो, बना रही हूँ चाय में। आमना ने लपक कर जग से पतीली में पानी डाला। माचिस से कागज के ढेर जो उस मकसद के लिए करीब रखा रहता था, उसमें से कागज को आग लगाई। फिर चौथी 5वीं फूंक में चूल्हे में आग लग चुकी थी। उसने बहुत लगन से चाय तैयार की। मुझे इस चाय का जायका अच्छा नहीं लगता, यमुना ने बेचारगी से कहा। यहाँ तो किसी के यहाँ गैस नहीं है, मगर तुम्हारे ससुराल में है। यमुना ने अपनी तरफ से खुशखबरी दी। आमना फीकी मुस्कुराहट से हल्के धुएं को हवा में तहलील होता देखती रही। तुम्हारे जाने के बाद मैं खुद भी भूखी मरूंगी और सबको भी मारूंगी। उसने चाय का कप खत्म करने के बाद ऐलान किया। सर पर पड़े तो सब आ जाता है, आमना ने यूं ही कहा। यमुना वकार पलट रही थी। उसके हाथ रुक गए। उसने गहरी निगाह से आमना का चेहरा देखा, फिर गंभीर लहजे में बोली, और मैं यही नहीं चाहती कि मेरे सर पर अनचाही चीजों का बोझ पड़े। आमना, वो आमना,
وہ اسے پکارتی چھت پر آ گئی، جہاں آمنہ کپاس کی سوکھی شاخوں کو توڑ کر چھوٹے ٹکڑوں میں بدل رہی تھی۔ ابا جی سال 6 ماہ کا حساب رکھ کر اکٹھے خرید لیتے ہیں، پھر چھت پر جمع کر دیتے۔ رہائشی علاقے میں گھر کی چھت پر ڈھیر نظر آتی۔ مضبوط شاخیں ابا جی کلہاڑی سے توڑ دیتے۔ ضرورت کے وقت آمنہ بلکہ یمنا بھی 1000 باتیں سناتے ہوئے کلہاڑی چلا لیتی تھی۔ گیس نہ ہونے کی وجہ سے بازار سے سوکھا سامان خریدا جاتا۔ مٹی کا تیل بہت مہنگا پڑتا تھا۔ گوبر کے اپلے بھی خریدے جاتے اور سلنڈر بھی رکھے ہوئے تھے۔ اب جس کو جس طرح سہولت محسوس ہو۔ دادی جی نے 2 پیٹیاں بھر کر رکھی تھیں۔ آمنہ کے جہیز کے لیے نہ جانے کتنے زمانوں پرانی چیزیں تھیں۔ اس میں کوئی 7 نسلوں پرانا سامان بھرا تھا۔ ان میں دادی کے ہاتھوں کے کڑھے گول تکیے، سفید تکیے پر مور اور مور کے نیچے شیر، آمنہ کے جہیز کی اہم چیز، پھر دادی جی کی اپنی شادی کا بغیر استعمال ہوا سامان، پھر آمنہ کی امی کی بے شمار چیزیں۔ یمنا انہیں آثار قدیمہ یعنی پراتتو کہتی تھی۔ میں تو کہتی ہوں ہم اپنا ذاتی میوزیم کھول لیتے ہیں، نسل در نسل سے محفوظ برقرار جہیز کا سامان، دیکھنے کی چیز اور ایسا منحوس سامان جو بس سفر ہی کرتا رہا، استعمال ہونا جس کے نصیب ہی میں نہیں۔ بدبو آتی ہے ٹرنک سے۔ اور تم پاگل ان بدبودار چیزوں کو لے کر سسرال جاؤ گی؟ تمہیں خود بھی تمیز نہیں؟ وہ اتنے موٹے کپڑے کی بیڈ شیٹ جس پر سو تو کروٹ بدلنے ہی سے جسم کا رواں اتر جائے۔ آمنہ ہنستی رہی۔ وہ دادی جی کی ہاں میں ہاں ملانا فرض سمجھتی تھی۔ اس کے نزدیک یہ سب چیزیں بیکار اور ناقابل استعمال تھیں، اس لیے وہ اپنے ہاتھوں کے ہنر کو استعمال میں لاتے ہوئے اجرت پر کام کرتی، اجرت یعنی مزدوری پر کام کرتی۔ پھر جو پیسے ملتے اس سے آمنہ کے لیے جہیز کی چیزیں خرید کر رکھی جاتی۔ اس نے خود سے انہی پھندنوں والا مسٹرڈ اور سرخ بے حد خوبصورت بیڈ روم سیٹ بنا رکھا تھا، اور دادی جی کو تو کیا آمنہ تک کو خبر نہ ہو پاتی کہ وہ اپنی ذاتی پیٹی میں کیا کیا بھرتی رہتی ہے۔ آمنہ دادی جی کے ساتھ مل کر گھر چلاتی تھی۔ وہ فطرتاً ذرا کنجوس تھی، بہت ناپ تول کر پیسہ خرچ کرتی، اور کچھ پیسہ بھی کم تھا، ضرورتوں کے لیے ناکافی۔ پھر عیش و آرام تو بہت دور کی بات تھی۔ گھر اور باہر کے 100 بکھیڑے تھے، پیسہ آنے کے راستے کم اور جانے کے زیادہ تھے۔ دادی جی عمر کے اس دور میں تھیں جہاں خوراک سے زیادہ دوائیاں کھائی جاتی ہیں، کھانے سے پہلے دوائی، کھانے کے بعد دوائی، اور گزرے 2 سالوں میں یمنا کی امی کا گردے کی بیماری میں مبتلا رہنا، ان کا جگر بھی جواب دے گیا۔ ان کے علاج پر پہلے جمع چتھا لگا، پھر ادھار، اور آخر میں خود نہ رہیں۔ اس علاقے میں جگر کی بیماریاں کچھ زیادہ تھیں۔ پانی ابال کر پینا فلٹر کرنے کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ سمجھا جاتا ہے، مگر گیس نہ ہونے کی وجہ سے یہ بھی مشکل کام تھا۔ اس علاقے میں روزی روزگار کے راستے بھی بے حد کم تھے۔ نئی فیکٹریاں کہیں تھی بھی تو وہاں چند لوگ ہی کھپ سکتے تھے۔ پھر یہاں کے لڑکے کئی دنوں تک آوارہ پھرنے کے بعد بڑے شہروں کا رخ لیتے، جہاں انہیں روزگار مل جاتا، اور پھر پڑھ لینے والے بہت زیادہ پڑھ لیتے کہ بڑے شہروں میں واپسی کا راستہ ہی بھول جاتے۔ ہر گھر میں بوڑھوں، بچوں اور عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی، جو ہر مہینے منی آرڈر آنے کے انتظار میں 100 ضرورتوں سے دامن بچاتے ہیں۔ پردیس کا دکھ بھی، اور بدلے میں مایوسی اور نا امیدی۔ ان کے گھر کی داستان بھی سب کے جیسی تھی۔
وہ کھیتوں کے کنارے بنا محلہ تھا جو شہری دیہات کلچر کا مکسچر تھا۔ کم آمدنی والوں کے گھر معمولی تھے اور ذرا جو 4 پیسے آ گئے تو کھیتوں کے درمیان کوٹھی کھڑی کر لی۔ شہر ترقی کر رہے تھے مگر غریبی گاؤں کو اور پیچھے کی طرف لے گئی۔ نئی آبادیاں بن گئی تھیں، خوبصورت بڑے بڑے گھر، چوڑی کھلی سڑکیں، بازار۔ تو شہر کو اور پھیلنا ہی تھا۔ کھیت ختم کر کے نئی ہاؤسنگ اسکیمیں بن رہی تھیں اور دھڑا دھڑ بک رہی تھیں۔ نئی کالونیاں، مسجد، اسپتال، اسکول، پارک اور دیگر ایسی للچا دینے والی پیشکشوں کے ساتھ۔ آمنہ یمنا کا گھر پرانے علاقے میں تھا۔ مین روڈ کے آس پاس کھیت تھے جن کے درمیان میں چلتی سڑک پیڑوں سے ڈھکی تھی جس پر موٹر سائیکل اور رکشے چلتے تھے۔ کبھی کبھار لوڈنگ گاڑیوں کے کولڈ سٹور اور منرل واٹر کی فیکٹریاں بھی تھیں۔ خیال یہی تھا کہ شہر آگے پھیلتے پھیلتے اب پیچھے مڑ کر دیکھے گا تو ان کا گاؤں بھی شہر میں شامل ہو جائے گا، مگر ابھی تو یہ گاؤں ہی تھا اور یمنا کو یہ سب بہت برا معلوم ہوتا تھا۔ وہ چاہتی اس اتنے بڑے استبل کو بیچ کر شہر سے بیچ بازار کے نزدیک کوئی چھوٹا مگر اچھا سا گھر خرید لیا جائے، لیکن اس میں سب سے پہلے جذباتی طور پر دادی رکاوٹ تھی کہ پرکھوں کا گھر، دادی جی کے ہاتھ کے بنائے کمرے، رشتہ داروں سے بڑھ کر پڑوسی۔ ارے لڑکی صبر کر، تیرے بھائی جوان ہوں گے تو بنائیں گے اس حویلی جیسا، تو صبر کر لے۔ دادی جی اس کے کوسنوں اور مطالبات کے جواب میں اپنے سپنے دکھاتی ہیں۔ حویلی چھوڑ کر محل بنا لیں، میرے کس کام کا؟ اس میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہیں گے۔ اور اس کے منہ سے اپنے فیوچر کا ایسا کھلا تذکرہ دادی جی کے تلووں تک کو آگ لگا جاتا۔ بے شرم، بے ہدایتی، اس میں بے شرمی کس بات کی؟ میری شادی نہیں کریں گی کیا؟ وہ مجھ سے اتنے چھوٹے ہیں، مجھے تو 2 سال میں آپ نے باہر کر دینا ہے۔ ہائے میں مر گئی بے شرم، اگر جو کسی کے کانوں میں پڑے توبہ توبہ۔ دادی جی گال پیٹتی۔ یمنا بڑی بے فکری سے آسمان تکتی۔ دادی جی اسے کہیں ہم اچھا گھر بھی بنا لیں گے، بالکل اس کی پسند کا، اور اسے کہیں جانے بھی نہیں دیں گے، تسلی رکھیں۔ آمنہ نے موقع شناسی کا مظاہرہ کیا۔ دادی جی کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ تو اور کیا، بالکل ٹھیک۔ کیا مطلب؟ میری شادی نہیں کرنی؟ وہ خوف سے اچھل پڑی۔ کرنی ہے، کیوں نہیں کرنی؟ میں کوئی زمیندار ہوں جو تجھے گھر بٹھا کر تیری بیٹی قبضے میں کرنی ہو؟ اللہ اور نبی کا حکم ہے، سب کی کروں گی، پر تجھے اسی حویلی میں رکھوں گی اپنے سب سے پیارے پوتے کی دلہن بنا کر۔ تو ہی مالکین ہوگی، گھر کی بہو بھی تو۔ دادی جی کے لہجے میں شکر گھل گئی۔ وہ تصور کی آنکھ سے جو دیکھ رہی تھی یمنا جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ خبردار، جو ایسا سوچا بھی تو میں نے پہلے ہی کہہ دیا۔ اور یہ تم نے، وہ آمنہ کی طرف دیکھ کر گررائی، تم نے دادی کے کان بھرے ہیں نا یمنا؟ تم میرے ہاتھوں؟ اس نے دھلے کپڑوں کا ڈھیر آمنہ پر پلٹ دیا۔ وہ چارپائی پر منہ کے بل گری۔ آمنہ کی ہنسی دادی کی بھونکلی ہنسی سے مل جاتی۔ یمنا پیر پٹکتی راستے میں پڑی چیزوں کو ٹکر مارتی ہوئی آگے بڑھ جاتی۔ دادی کے بنوائے 3 کمرے، ایک دادی جی کا، دوسرا سٹور، تیسرا لڑکیوں کا۔ بعد میں تایا جی نے بھی 2 کمرے بنوائے تھے، جب تک تائی جی اور یمنا کی امی زندہ تھیں، جب ان کے لیے تھے، اور اب خالی اور ویران۔
कभी यमुना का देहरादून पढ़ने वाला भाई एजाज आ जाता तो वो रहता, और जब 6 माह बाद एजाज छुट्टी पर आता तो एक कमरा उससे मिल जाता, मगर फिर भी ज़्यादातर दादी जी के साथ उनकी चारपाई पर वक्त गुजारता या फिर आमना के साथ उस ऊंचे चबूतरे पर बैठकर उससे बातें करता रहता, जो किचन के तौर पर इस्तेमाल होता था। ये आमना और एजाज की पसंदीदा जगह थी, और यमुना को शदीद तरीन चिढ़ बल्कि अपने इस ओपन किचन से नफरत थी। ये हमारा कल्चर है यमुना, आमना नरमी से समझाती। अच्छी चीज है, नहीं तो इस बुरी चीज को कल्चर कहकर गले में बांध लो, वो हठधर्मी से कहती। आसपास सबके घर ऐसे ही हैं, आमना बोलती। सब खुश हैं, कोई ऐसे नाग भवन नहीं चढ़ाता। किचन बना भी लें तो सिलेंडर वाला चूल्हा ही रखा जा सकता है, वहाँ लकड़ियाँ उपले तो जल नहीं सकते, धुएं से भर जाए पकाने वाली, इसलिए यहाँ खुले में बनता है, धुआं उड़ जाता है। तुम कोई बच्ची हो या पहली बार ये सब देख रही हो जो मैं तुम्हें खोल खोल कर समझाऊं? आमना खोल खोल कर समझाती, मगर आग भरी यमुना थी। हाँ, तुम्हें यही सब नजर आएंगे। मासी जरीना का घर नजर नहीं आता, और उस आड़ती शौकत का। उसके मुंह से आग भरे जुमले निकले। खुदा के लिए मन्नू, आमना भी गुस्से में भर गई। मासी जरीना के घर 3 बेटों की दुबई की आमदनी है, वो किसी भी शहर में घर बना सकती हैं, इससे भी बड़ा। वो तो सास ससुर के मुंह यहाँ बैठे हैं, और अर्जी शौकत उसकी जमींदारी और फिर कारोबार। हम उनसे क्या मुकाबला करें? अब्बा जी की आमदनी कुल 10,000। तुम्हारे अब्बा कभी काम किया? कभी नहीं। बीमार बंदे, फिर सर पर चढ़ा कर्जा। एजाज की सारी तनख्वाह इस हाथ आती है, उधर निकल जाती है। ऊपर से एजाज की पढ़ाई पर इतना पैसा खर्च हो रहा है। शहबाज अभी छोटा है, दादी जी हर बार डॉक्टर के चक्कर में कसर निकाल देती हैं। ऊपर से मेरी शादी तैयार। मेरे बस में हो तो इसी हुलिये में जो जैसे की बुनियाद पर चली जाऊं, मगर हमारा कल्चर जहेज की एक एक चीज यहाँ ससुराल में जाकर ढेरों चारपाइयाँ बिछाकर उस पर सजानी जरूरी होती हैं। जेवर, कपड़ा, बर्तन, बिस्तर, सलवार में डालने वाले नाड़े तक को लाल डिब्बे में सजाया जाता है। मैं तो सोचकर खुद को मुजरिम समझती हूँ कि अब्बा जी और दादी जी ये सब कहाँ से करेंगे। फर्नीचर और खाना, इसके अलावा, और उस पर क़यामत की महंगाई। और तुम इतनी समझदार, अक्लमंद, और ये सामने की खुली बातें जानबूझकर इग्नोर करती हो। खुद भी तपती जलती हो और हमें भी जलाती हो खामखा। आमना कभी इतनी लंबी बात नहीं करती थी, मगर आज उसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया था। आमना उसके ताया की इकलौती बेटी और उससे 5 साल बड़ी थी, मगर दोनों की बड़ी दोस्ती थी, मोहब्बत भी। आमना माँ की तरह उसका ख्याल रखती, वो भी उसे उतना ही एहतराम देती। आमना की अम्मी उसके बचपन ही में डिलीवरी के दौरान इंतकाल कर गई। पैदा होने वाली भी 1.5 माह बाद ख़त्म हो गई। यमुना की अम्मी ने जिठानी के दोनों बच्चों को, आमना और बड़े एजाज को, अपने बच्चों की तरह पाला। कोई बाहर वाला ये जान ही नहीं सकता था कि ये 2 भाइयों की औलादें हैं। आमना ने मैट्रिक किया था। यमुना की अम्मी की बीमारी के बाद वही घर को संभाल रही थी। यमुना की अम्मी ने 6 साल बिस्तर पर गुजारे। आमना ने दिन रात उनकी खिदमत की। 2 साल पहले वो दुनिया से रुखसत हो गई तो आमना ने प्राइवेट इंटर का फैसला किया, और अब उसके फाइनल पेपर्स भी हो गए थे। यमुना की अलग कहानी थी। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी और शौकीन भी।
मगर मैट्रिक के बाद 2 साल पहले माँ की शदीद बीमारी और फिर मौत ने उसे तोड़ फोड़ दिया। हर चीज़ से जी उचाट हो गया। अब वो 3रा साल था। यमुना के भी इंटर कर लेने के बाद वो किसी हद तक माइल हुई थी, तो अब साथ जाने का मसला था। साथ ही अकेली लड़की वहीदा आगे निकल चुकी थी। प्राइवेट करना उसे पसंद नहीं था। पता नहीं क्या ठान कर बैठी थी। दादी चाहती थी वो पढ़ाई शुरू कर दे, इससे उसके मिजाज पर अच्छा असर पड़ेगा। हालांकि अनकरीब आमिना की शादी के बाद उन्हें घर में अकेला रहना पड़ता, इसे उनके साथ होना चाहिए था। अब्बा जी सुबह के मंडी जाते तो शाम के बाद लौटते। उधर यमुना के अब्बू जी धागा बनाने की फैक्ट्री में काम करते थे। वो भी सुबह सवेरे निकलते तो फिर रात के खाने पर ही पहुंचते। शहबाज सुबह साइकिल पर गांव के सरकारी स्कूल जाता तो 3 बजे के बाद ही लौटता। ऐसे में आमिना की शादी के बाद यमुना का कॉलेज नामुमकिन सी चीज था। मगर दादी जी फैसला किए बैठी थीं कि सईदा के साथ यमुना को भी दाखिला लेना है। काली जहन शैतान का घर। यमुना इस सारी सूरत हाल से वाकिफ थी। दिल के किसी खाने में यह ख्याल भी था कि वो पढ़ लिख कर अपनी ज़िंदगी सुधार सकती है। मगर दादी जी को अकेला छोड़ना, दादी जी ने कहा भी कि वो अपनी हमउम्र सहेलियों की ड्यूटी लगा दे कि घंटे घंटे बाद हर सहेली उनके पास बैठेगी और मिरासियों की बहू को बाकायदा पैसे दिए जाएंगे। वो 3 से 4 घंटे दादी जी के साथ रहेंगी और खाना वगैरह बनाएंगी। मगर सोचने और करने में फ़र्क होता है। फिर पकाने के लिए किसी की भी खिदमत ली जाती, उसे पैसे भी देने पड़ते। दादी साफ कहती, बेटी तू कॉलेज जाए या ना जाए, आमना के बाद मैंने भूखो ही मरना है। ये मुझसे लिखवा लो। लोग पूछेंगे बूढ़ी कैसे मरी, कह देना 4 दिन से रोटी नहीं मिली। तू सुन ले आमना। आमना कानों को हाथ लगाती, तौबा तौबा। यमुना वॉक आउट कर जाती। दादी अपने बयान पर डटी रहती। ना, इसमें तौबा किस बात की? पहले इसने मुझे 100 बातें सुनाई। गैस नहीं है, मुझे चूल्हा पसंद नहीं, मुझसे आग नहीं जलती। फिर शर्मा शर्मी उठ भी गई तो जितनी देर में उसने चूल्हा जलाया मैंने बुझ जाना है। आमना की जोर की हंसी निकल जाती। उठकर उन्हें बाहों में भर लेती। ना दादी जी, यमुना दिल की बुरी नहीं, अभी कम उम्र है, ना समझ है, और आपकी खातिर तो वो आग में कूद सकती है। और आप हाँ, आग में कूद सकती है। पहले आग जला तो ले। इसके साथ की लड़कियों के तो 2-2 बच्चे हैं। इसका हाल देखो। ये आमिना को याद दिलाती। तो आप मेरी भी शादी कर देती इसके साथ, तो मैं 2 की जगह 4-4 बच्चे पैदा कर लेती, 2-2 जोड़ियां। अब बगैर शादी के इसका मुकाबला तो कर नहीं सकती। अमना तन फन करती अंदर आई। तौबा तौबा, तेरा बेड़ा पार लगे यमुना। दादी जी का चेहरा लाल हो गया। पहले तेजी से उठने की कोशिश की, मगर वो मुश्किल था। सो पहले अपने तकिए के पास रखा, दवाइयों का थैला उसकी तरफ फेंका, फिर सख्ती और फिर आखिर में तख्ती और फिर आखिर में लाठी। आमना की हंसी उसका सांस रुक रहा था। यमुना को भी अपने जुमले का एहसास हुआ। आमना उसे बाहर जाने का इशारा करते हुए दादी से लिपटी उन्हें पुरसुकून कर रही थी। दादी आसपास निगाह करके और चीज़ों की तलाश में थी। नीचे पड़े जूते उठाकर उसे मारना चाहती थी, मगर आमना की पकड़ सख्त थी। वो फड़फड़ा कर रह गई।
तुमने किसको खत लिखा है? ये दिल्ली में कौन रहता है और तुम उसे कैसे जानती हो? कौन है ये? शहबाज की आंखें उबल रही थीं। वो किचन के चबूतरे पर खड़ा खत लहरा लहरा कर दादी को सुनाना चाहता था। दादी के कान भी खड़े हो गए। आमना आटा गूंथ रही थी। मैंने ख्वामखा तुम्हें पकड़वाया, अब्बा जी को ही दे देती। यमुना ने चील की तरह उछलकर उसके हाथ से खत ले लिया। दिल्ली वाला खत दादी जी के लिए भी शक में मुब्तला करने का बाइस था, मगर दादी जी ने लम्हे में 2 बातें सोची। पहला, आमना का मुस्कुराता मगन चेहरा, उन्हें आमना पर खुद से ज्यादा भरोसा था। और दूसरा, ऐसा वैसा होता तो यमुना भाई या बाप के हाथ क्यों पोस्ट करवाती? सो सब ठीक है। वो दोबारा अपनी दवाइयों वाली थैली में मगन हो गई। मैं अब्बा जी को बताऊंगा, उसने मुंह पर हाथ फेरा। 100 मर्तबा, बल्कि ये खत अब अब्बा जी ही पोस्ट करेंगे, समझे तुम? यमुना ने खत लहराया। आमना आटा गूंद कर फारिग हो गई। गर्मियों के दिन थे, फ्रिज था नहीं, उससे 3 टाइम आटा गूंदना होता। शहबाज रात के हल्के खमीर आटे के पराठे के साथ अंडा और चाय के 2 कप पीकर स्कूल के लिए रवाना हुआ था। अभी अब्बा जी और चाचा जी को जाना था। उसने गर्मी मुर्गियों को बाहर निकाला और साथ 3 अंडे भी। अंडे पा लेने की खुशी से चेहरा हर रोज दमकता था। आमना ने हरी प्याज 2 अंडे में मिलाकर मिक्सचर बनाया और यमुना को इशारा किया कि वो अंदर कमरे में रखे सिलेंडर पर आमलेट बनाकर ले आए। वो भी फर्मा बरदारी से अंदर घुस गई। फूला फूला हरा सफ़ेद आमलेट, दही का प्याला, रात की भिंडियाँ, लिसोड़े का चारा और पराठा चाय। अब्बा जी, दादी जी, अब्बू जी, आमना और यमुना ने नाश्ता किया। यमुना ने अपना ख़त निकाल कर अब्बा जी को दिया और उन्हें ख्वाजा एंड सन्स के ख्वाजा की तरह याद करवाया कि बल्कि रटवाया कि ख़त किस तरह लेटर बॉक्स में डालना है। समझ गए ना अब्बा जी? बेटा समझ गया। हर माह एजाज को ख़त डालता हूँ, मुझे ख़त डालना आता है, वो भूला मुँह बनाकर बोले। आमना हंस दी। यमुना झेप गई। आमना के मुंह से चाय फव्वारे की सूरत गिरी। उसने जल्दी से पल्लू होंठों पर रखा था। फरीदा अपनी स्कूल की उस्तानी के 3 सूट कढ़ाई के लिए दे गई थी। यमुना ने हफ्ते में पूरे कर दिए। 1100 रुपये मिले। उसने 1000 का नोट पेटी में गायब किया। 100 रुपये डाइजेस्ट के लिए फरीदा को दिए। खुदा खुदा करके 10 तारीख के बाद शुमारे मिले, यानी अंक मिले। उसने जोश भरे अंदाज में वर्क पलटे। 1 बार देखा, 2 बार, 3 बार, कुछ भी नहीं। इसी इलाके से किसी और कारी यानी पाठक का खत शामिल था, मगर दोनों जगह उसके खत नहीं थे। वो शदीद तरीन मायूसी और बाद में गुस्से का शिकार हो गई। हर शय पर गुस्सा निकाला। ज्यादा कमबख्ती आमना और शहबाज की आई। आमना को उसकी बढ़ास सुननी पड़ी और शहबाज हिसाब के सवाल की गलती पर उसे खूब कूटा गया। मुझे पता होता तुमने ऐसे ड्रामे करने हैं तो मैं तुम्हें खत लिखने ही नहीं देती। आमना चिढ़ गई। इतने प्यारे खत मैंने लिखे, तारीफें ही तारीफें, फिर भी उसने नाक चढ़ाई। तुम पागल हो, कोई काम की बात पूछती उल्टा पुल्टा खत लिखा होगा। आमना ने शिकवा किया। तुम्हारा जिक्र भी किया था कि आमना हमेशा पुराने शुमारे लाकर देती थी। अब मैं खुद नए खरीदूंगी। दादी के बारे में भी बताया कि वो मना तो करती हैं मगर सख्ती से नहीं, लेकिन हम उनके सामने पढ़ते नहीं। पहले हमारी फुप्पो पढ़ती थी, उनसे आमना को लत लगी और आमना से मुझे। आमना हंस पड़ी। सारा मोहल्ला तो हो गया, तुमने मुर्गियां और वो हमारी मर जाने वाली बकरी का जिक्र नहीं किया। कहा था कि दादी की बकरी ने मरने से पहले फरहत इश्तियाक नाविल की किस्त चबा ली थी, फिर मैंने उसे डंडे से मारा था। पूरा नाविल पढ़ लिया है।
पर किस्त आज तक नहीं पढ़ी। आमना की हंसी में शिद्दत आ गई। मुझे अंदाजा हो गया है तुमने कैसा खत लिखा होगा और वो छपा क्यों नहीं। यमुना अंदर कमरे की तरफ बढ़ गई, फिर शहबाज का स्कूल बैग लिए बाहर निकली, फिर छत की तरफ। अब क्या करने लगी हो? आमना ने आवाज दी। नया खत लिखने लगी हूँ, उसने ऊंची आवाज में कागज लहराया। मुगल सराय से फुप्पू सुल्ताना बीबी आई थी। इस बार वह अहम मिशन पर थी। आमना की तारीख पर डिस्कस होना था। कमेटी कब खुलेगी, लिस्ट बननी थी, क्या क्या खरीदना बाकी है, किसको क्या क्या दिया गया और अब क्या मिलेगा। फुप्पो दादी के कानों में घुसकर उधर की तैयारियां बता रही थी। दरअसल ये रिश्ता फुप्पू ने अपने शौहर के तायाजाद भाई अजीम से मिलकर करवाया था। अभी साल पहले ही उन्होंने बीच दीवार करके अपना अलग अलग घर बनवाया था। अजीम 4 बहनों का इकलौता भाई था। ताई माजिदा ने फुप्पो की 15 साल शादीशुदा जिंदगी देख रखी थी। सब्र, शुक्र, तहम्मुल, बर्दाश्त, हर मुश्किल घड़ी में खानदान के साथ सबके साथ बना कर रखने वाली और आमना फुप्पू की कापी थी। वो 2 साल पहले बड़े मान और मोहब्बत से रिश्ता लेकर गईं। अब आमना की नंद रुखसती में आमना का वलीमा था। देर आमना की नंद के ससुराल की जानिब से थी और अब वहाँ भी हलचल थी। शाम को दादी की दोनों बड़ी पेटियां खोली गईं। यमुना को अमूमन ऐसे मौके पर गुस्सा चढ़ता था, मगर अब वो भी संजीदा बनी ऊपर चढ़कर पेटी में घुस गई। अब वो सामान निकालकर चारपाइयों पर फुप्पो को देती जा रही थी। दादी जी लाठी टेकती हुई दरवाजे पर अंदर से ताला डालकर आई थी। सामानों में आमना की अम्मी के जहेज के सामान भी थे। फुप्पो सामान छांट कर अलग कर रही थी। पेटी में ज्यादातर सामान आमना की अम्मी के जहेज का था। वो खूब अच्छा जहेज लाई थी, पर यहाँ ससुराल में दादी की पूरी घर गृहस्थी थी तो उनका सामान पेटी में ही रहा। अब आज निकल रहा था। सिलाई वॉशिंग मशीन आमना को देंगे। दादी जान ने बेटी को बताया। फुप्पो मुतमईन हो गई। इसके मामे का फोन आया था, कह रहा था आप जब मर्जी की तारीख रखो, मैं अगले महीने भिजवा दूंगा। शाम तक सारा सामान निकलवा कर देख लिया गया। बहुत कुछ मौजूद था, बहुत कुछ लेना था। ये चीजें ज्यादा हैं, इन्हें अलग रख दो, तुम्हारे काम आएंगी। दादी जी ने दूसरी चारपाई की ढेरी की तरफ इशारा किया। ये हाट पाट के सेट डबल हो गए हैं। ये रजाइयों के फालतू कवर हैं और स्टील के जग गिलास, ये भी तुम्हारे लिए। यमुना का चेहरा थम गया। मुझे यह सब नहीं चाहिए। वो आमना की पेटी को ताला डालकर खींच कर बोली। अच्छा चलो छोड़ो, एजाज को भी ये सब नहीं चाहिए। फुप्पो ने दादी जी को मुस्कुराती निगाहों से देखा। वो भी खुलकर मुस्कुराई। और मुझे एजाज भी नहीं चाहिए। यमुना ने दूसरी पेटी का ढक्कन एकदम छोड़ दिया। कुंडियां अंदर की तरफ बंद हो गई। यमुना झाड़न चारपाई पर गोला बनाकर फेंकते हुए बाहर निकल गई। दादी जी ने बड़ी परेशान निगाहों से फुप्पो के चेहरे और आमना के शर्मिंदा चेहरे को देखा। जिस तरह अल्लाह पाक ने रिज़्क पानी बांध रखा है, उतना उस वक्त उस जगह से न किस्मत से कम न ज़्यादा जो लिखा है वो मिलकर रहेगा। उसी तरह मुझे लगता है खुदा ने मंजर भी बांध रखे हैं। हमारी आंखों को इतनी खुशी, इतनी तरावट, इतना फैलाव मिलता है, न ज़्यादा न कम। यहाँ तो हद निगाह तक रेत है, सिर्फ 2 रंग मिट्टी, रेत का मिटियाला रंग जो धूप में लश्कारे मारता है, फिर आसमान जो कभी इतना नीला होता है जैसे किसी सफ़ेद चादर को नील दे दिया हो, फिर धूप बढ़ती है और सारा नील उड़ जाता है। दिन के
12 बजे तो कभी आसमान की तरफ देखना ही नहीं कि उस वक्त सूरज खुद से आंख मिलाने की इजाजत नहीं देता। हम सर झुकाकर हाथों के छज्जे से आंखों को ढांपे बज़ाहिर एहतराम में, लेकिन सूरज से डरते चले जाते हैं। आपको जंगल में रहना है तो सबसे पहले जंगल की हकमियत को मानना होगा। ये इलाका एक गर्म मैदानी इलाका है। तुमसे यहाँ की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। वहाँ की गर्मी को देखो तो तुम यहाँ की गर्मी का ट्रेलर कहोगी। फिल्म हम रोज देखते हैं। तुमने पूछा मैंने इतनी अच्छी बातें करनी कहाँ से सीख ली हैं? कहाँ से नहीं, तन्हाई आपको सोचना सिखा देती है। मैं तो फिर भी 12 जमात पास हूँ। हमेशा की तरह इस खत को भी चांदनी रात में चांद की रोशनी में लिख रहा हूँ। यकीन नहीं आया? कर लो यार, तुम इस मंजर का तजुर्बा नहीं कर सकती। मैंने कहा ना, मंजर और तजुर्बा भी हर शय की तरह नसीब से मिलते हैं। दादी और चाचू की सेहत का बहुत ख्याल रखो। शहबाज की पढ़ाई का ध्यान रखो। मैं उसे फौज का आला अफसर बनाना चाहता हूँ। अब्बा जी को सलाम और उनसे कहना मैं बहुत दूर सही मगर हमेशा उनके साथ हूँ। तुम्हारे लिए ढेरों प्यार उसे भी देना, मगर मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, याद रहे। अल्लाह निगहबान। तुम्हारा भाई एजाज मतलूब। आमना के चेहरे की हल्की मुस्कुराहट फैलकर पूरे जिस्म पर हावी हो गई। उसने तमानियत का सांस भरते हुए खत को एजाज के पिछले खतूत के ढेर में सलीके से जमा कर रखा और चोर निगाहों से यमुना को देखा। वो बज़ाहिर डाइजेस्ट पढ़ने में मगन थी, मगर आमना जानती थी एजाज का खत पढ़ते हुए जो रंग उसके चेहरे पर आया था यमुना से छुपा नहीं रहा था। उसने एक बार एजाज का खत पढ़ने से इनकार किया था। पढ़ने के लिए और बहुत कुछ है। आमना ने दोबारा कहा नहीं कि हर चीज अपने वक्त पर खुद ब खुद हो जाती है। बकरीद के 7वें दिन शादी रख दी गई और अब तैयारियां जोरों पर थी। यमुना को शॉपिंग करनी थी और सबसे अहम आमना से छुपा कर करनी थी। सो वो फरीदा और सईदा को लेकर बाजार चली गई थी। सुबह से शाम गए। जब दादी जी हौल कर आधी रह गईं, वो लदी फूंदी घर लौटी। यमुना ने किसी को भी दिखाए बगैर पेटी बंद कर दी। पता नहीं कौन सी आलतू फालतू चीजें खरीद लाई है। पता नहीं इसने कौन से चांद तारे खरीदे हैं। आमना मुस्कुराती रही। उसके कान पर जूं भी न रेंगी। एजाज आए तो घर पर सफेदी फेर दी। वो चारपाई पर चित लेटी ऊँघ रही थी जब दादी जी लाठी के सहारे घर की दीवारें देखते हुए कर रही थी। दादी जी एजाज के दोस्त भी साथ मिल जाएंगे, मगर उससे फर्क क्या पड़ेगा। घर को सफेदी की नहीं सफाई की जरूरत है। उस ईंट के ढेर को आप हटवा लें जरा। घर की पहली बेटी की शादी और चूना फेर लो। हाँ, वो सोती बनी लेटी थी। लड़ाका अंदाज में उछल कर बोली। आमना ने लंबा सांस भरा। एक नई बहस शुरू। किस बात की ईंटें खैर से बुनियादें डाल रखी हैं, कमरे बनाएंगे। जरा आमना से फारिग हो लूं। दादी जी पुरअज़्म थी। हाँ, पहले अम्मी की बीमारी से फारिग हुए, फिर अब्बू जी की बीमारी से, फिर अब फरागत का इंतजार, फिर आमना की शादी। फिर जरा मुकदमा जीत लें और आप मुझसे लिखवा लें। मुकदमा कभी जीत ही नहीं सकती आप। हकदार को हक दें, वो भी खुश, हमारे मसले भी हल हों। यमुना के सारे दिन की थकावट जबान के रास्ते निकली। दादी जी को मानो बिच्छू ने डंक मारा। तेरा बेड़ा घर खो जाए मन्नू, मुझे बाहर जाकर दुश्मन ढूंढने की क्या जरूरत है। हाय रब्बा, कौन से हकदार, कैसे हकदार। हाय हाय। दादी ने सीना पीटा। दादी जी आराम से। आमना लपक कर उन्हें रोकने आई। तो मैं कौन सा गलत कह रही हूँ?
आज हो या 50 साल बाद, फैसला यही होगा। मैंने तो आपको फतवा भी सुनाया था अखबार से पढ़कर। यमुना डटी रही। हाय, मेरे दिल को कुछ हो रहा है मन्नू, पानी दे दे। दादी जी की जबान सूख रही थी। आमना गिलास भर पानी लाई और यमुना का पैर बुरी तरह कुचला। खामोश रहने की इल्तिजा। हटो जालिम। वो पैर सहलाने लगी। आमना ने यमुना को छत पर भेजा और दादी जी को सहलाने लगी। वो छत पर लेटी थी। पहले तो नीचे से आती दादी जी की आवाजें, जो 1000 बार का किस्सा दोहराती रही। फिर आंख लग गई। अब्बू जी और अब्बा जी दोनों तुम्हें बुला रहे हैं और गुस्से में हैं। खुदा के लिए चुप चुप रहना, कह देना गलती हो गई। रात गए आमना उसे ऊपर लेने आई। अच्छा आती हूँ, तुम चलो। वो आंखें मलते जमाइयाँ लेते हुए खड़ी हो गई। तुम्हारी बातों से अम्मी जी की तबीयत खराब हो गई है। तुम बच्ची हो यमुना। अब्बू जी धीरे मगर सख्त लहजे में बोले। मैंने कोई गलत बात तो नहीं की। सब लोग जानबूझकर नजर चुराते हैं तो चुराते रहें। वो डटी रही। मुझे नहीं पसंद ये खंडर मकान, इतना सा घर, और ये सिर्फ 4 कमरे दादाजी के जमाने के बने हुए प्लाट का मामला है। 10 साल पहले ये बुनियादें डाली थी। एक एक ईंट भी रखे तो आलीशान घर बन जाता। अब ये हाल है कि एक कील भी नहीं लगा सकते। 10 साल से फैसला नहीं हुआ। सारी आमदनी मुकदमे पर लगा दी। बिला वजह की टेंशन। मुझे शर्म आती है ऐसे घर में रहते हुए। कोई आ जाए तो मैं तो सामने भी नहीं आती। कुएं की मिट्टी कुएं पर लग गई। उसकी आवाज भर्रा। देखिए दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाबिया नकवी की लिखी एक दिलचस्प नावल सरसों के फूल। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए, और इसकी अगली किस्त सुनने के लिए कमेंट करें। अगर अच्छी लगे कहानी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक्स।